मैं हमदुल्ला खान वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन में उप वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी आज की जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर में योजना के इम्प्लीमेंटेशन या योजना की क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर किया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य इसके अवयव है योजना के, वो गुणवत्तापूर्ण प्रदेश में रोपण सामग्री उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र में बांस रोपण करने वाले कृषकों को अनुदान का वितरण करना, बांस प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान प्रदान करना, बांस उत्पाद एवं उसके विपणन हेतु अधोसंरचना का विस्तार करना और उसके स्थापना हेतु अनुदान का वितरण करना है। इस योजना के अंतर्गत बांस शिल्पियों एवं बांस कृषकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। योजना का जो मुख्य रूप से संचालन प्रदेश क्षेत्रीय स्तर पर वन मंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा मॉड्यूल 1 अद्भुत बांस। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि बांस क्यों अद्भुत है, इसकी पर्यावरणीय भूमिका, भारतीय कानून में इसका दर्जा और इसके बहुपयोगी स्वरूप के बारे में। मॉड्यूल 2 बांस महत्व और राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि बांस किसानों के लिए क्यों लाभकारी है, अनुकूलन क्षमता, जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहना और अतिरिक्त आय के अवसर। साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन योजना में अनुदान, प्रसंस्करण, विपणन, अधोसंरचना और कौशल उन्नयन की जानकारी भी मिलेगी। मॉड्यूल 3 बांस कृषि मुख्य प्रजातियां एवं खेती पद्धति। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बांस की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं, उनकी पहचान, उपयुक्त क्षेत्र, रोपण पद्धतियां और उनके विभिन्न उपयोग क्या हैं। मॉड्यूल 4 बांस कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कारक। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि स्थल और प्रजाति चयन, पौधों की तैयारी, खेत की देखभाल, खाद व सिंचाई प्रबंधन, अंतर्वर्ती फसलें, रोग नियंत्रण और कटाई छंटाई के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं पहला मॉड्यूल। बांस की विशेषता के कारण ही बांस क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर एक मिशन का प्रारंभ किया गया। बांस मुख्यतः एक घास प्रजाति का पौधा है। इसकी जो विकास दर है वो प्रतिदिन 6 इंच से 1 मीटर तक बढ़ सकती है। बांस की प्रमुख विशेषता ये है कि ये अन्य पौधों की तुलना में 33% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है तथा 35% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया है। बांस की विभिन्न उपयोग हैं और ये विभिन्न वर्गों के लिए ये लाभकारी है, जिसमें किसान, व्यापारी, शिल्पकार, उद्यमी, बांस आधारित प्रोफेशनल्स, इन सब के लिए बांस एक विशेष लाभकारी और उपयोगी प्रजाति है। बांस की अगर हम बात करें तो ये जो बांस जो है जड़ से लेकर और टहनी और पत्तियों तक लाभकारी होता है। यहाँ इसका विवरण दिया गया है। पत्तियां खाद, चारा, दवाई में उपयोग होती है। इसकी टहनियां झाड़ू, कपड़े, टूथपिक्स आदि में उपयोग किए जाते हैं। ऊपरी हिस्सा फल सब्जियों के सपोर्ट हेतु काम में आता है। इसका जो मध्य भाग होता है उसको बांस पोल्स, स्टेकिंग, हस्तशिल्प, अगरबत्ती गाड़ी इत्यादि उद्योग में उपयोग किया जा सकता है। निचला और मध्य क्षेत्र है मचान निर्माण, फ्लोरिंग, लेमिनेटेड फर्नीचर इत्यादि में उपयोग किया जा सकता है। बेस जो होता है ये चारकोल, पल्प इत्यादि निर्माण में उपयोग किया जाता है। शूट्स हैं वेजिटेबल खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। इसकी शीत एवं राइजोम हस्तशिल्प में उपयोग होती हैं। बचा हुआ भाग प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट इत्यादि को चारकोल, पल्प, ब्रिकेट्स, फ्यूल इत्यादि में उपयोग किया जा सकता है। बांस का मुख्य उपयोग प्रदेश में परंपरागत रूप से धानुक एवं कृषक किसान द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें हस्तशिल्प के साथ साथ कृषि कार्यों में उपयोग हेतु इसकी बांस का उपयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बांस पोल्स हैं, बांस के जो सपोर्ट्स हैं कृषि क्षेत्र में। बांस का वर्तमान में
प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसमें डिस्पोजेबल कप हैं, प्लेट्स हैं, टूथब्रश हैं, टूथपिक है, कंघे हैं, बोतल है, ईयरबड्स हैं, डस्टबिन है आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बांस का उपयोग भवन निर्माण में अब काफ़ी हद तक इसका उपयोग प्रारंभ किया गया है। लचीला और मजबूत होने के कारण ये भवन निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी है। बांस का कास्ट के विकल्प के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इससे बने पोल, राफ्टर, पैनल बोर्ड आदि काफ़ी उपयोग में लिए जाते हैं। बांस का चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, बायोचार में इसका उपयोग किया जाता है। इको फ्रेंडली, कम प्रदूषण फैलाने वाला लकड़ी से निर्मित चारकोल का विकल्प बैम्बू बायोचार फसलों की उपज को 50 से 70% तक बढ़ाने में लाभकारी होता है। वायु की आर्द्रता को नियंत्रित करता है। वाटर एंड एयर प्यूरिफायर, दवाइयाँ, केमिकल्स इत्यादि में इसका उपयोग होता है। विदेशों में इसकी मांग के बढ़ते ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पाद के रूप में भी इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। बांस के ब्रिकेट्स, चारकोल और बायोफ्यूल में इसका उपयोग किया जा सकता है। बांस का मुख्य उपयोग होता है वो अगरबत्ती काड़ी निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी जो ताज़ी शूट्स होती हैं वो सब्जी, अचार इत्यादि बनाने में काम आती हैं। कलम्स, बीज और पत्तियों से चाय इत्यादि बनाई जा सकती है। बैम्बू का उपयोग आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन में भी किया जाता है। इसकी जो मुख्य चाय जो है, पांडा डंग टी जो है, तो वो काफ़ी महंगी मिलती है। ये चाइना में इसका उत्पादन किया जाता है। इसका जो मूल्य है लगभग $200 प्रति कप तक इसका मूल्य जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बांस तेजी से बढ़ने वाला बहुउपयोगी पौधा है जो पर्यावरणीय संतुलन, आजीविका, वास्तुकला, भोजन और औषधीय उपयोग में बेहद मूल्यवान है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। बांस क्यों उगाएं? बांस उगाने के लिए जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि विविध वातावरण के प्रति अनुकूल क्षमता है, जल एवं भूमि संरक्षण करता है, जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, बांस के साथ अंतर्वर्ती फसलें अतिरिक्त आय के रूप में ली जा सकती हैं, कम लागत में भी अधिक लाभ प्राप्त होता है, किसानों के लिए सतत आमदनी का स्रोत है। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा बांस की खेती को लाभकारी बनाने और उसको कृषकों के बीच में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रति पौधा 150 रुपये की दर से इसमें अनुदान का वितरण किया जाता है। प्रथम वर्ष में ये अनुदान 2 किश्तों में वितरित किया जाता है। पौधारोपण के उपरांत सत्यापन के आधार पर 60 रुपये प्रति पौधा का वितरण किया जाता है। द्वितीय किश्त माह नवंबर-दिसंबर में रोपित पौधों में से जीवितता के सत्यापन के आधार पर 30 रुपये का द्वितीय किश्त का भुगतान किया जाता है। द्वितीय वर्ष में जो शेष 60 रुपये होते हैं वो जीवितता के आधार पर वितरित किए जाते हैं। द्वितीय वर्ष हेतु पूर्ण अनुदान की पात्रता न्यूनतम 80% जीवितता होने पर होती है। द्वितीय वर्ष में जीवितता यदि 50 से 80% तक है पौधों की तो जीवितता के आधार पर अनुदान का वितरण किया जाता है। द्वितीय वर्ष में अनुदान का वितरण मृत पौधों के बदलाव के साथ किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि बांस की अनुकूलन क्षमता, जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहना, कम लागत और अंतर्वर्ती फसलों से अतिरिक्त आय किसानों के लिए इसे लाभकारी बनाती है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण अनुदान, प्रसंस्करण इकाइयां, विपणन सुविधाएं और प्रशिक्षण किसानों व शिल्पियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। बांस कृषि एवं मुख्य प्रजातियां, इसकी खेती पद्धतियां। बांस के जो मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक सिम्पोडियल बांस, एक मोनोपोडियल बांस। प्रदेश में मुख्यतः सिम्पोडियल बांस पाया जाता है। ये एक भिरे के रूप में विकसित होता है। मोनोपोडियल बांस जो है वो इसके राइजोम एक हॉरिजॉन्टल इसका प्रसार होता है तथा अलग अलग बांस इसमें निकलते हैं।
बांस की जो मुख्य प्रजातियां लाभकारी कृषि क्षेत्र के लिए जो लाभकारी हैं, उनमें सबसे पहले हम नाम लेना चाहेंगे बैम्बूसा टुल्डा। ये बड़ा गुच्छेदार कम टेपरिंग वाला बांस होता है। इसकी कलम की मोटाई 8 सेंटीमीटर डाया की होती है, चिकना होता है, 40 से 70 सेंटीमीटर लंबे इंटरनोड्स होते हैं। ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में भी इसका सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा रही है। ये 2 तरह से इसके पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, टिश्यू कल्चर से तथा राइजोम से। इसका रोपण अंतराल सामान्यतः 5 मीटर बाई 5 मीटर होना चाहिए असिंचित में, और सिंचित क्षेत्रों में 5 बाई 4 मीटर लिया जा सकता है। इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः अगरबत्ती काड़ी में, हस्तशिल्प में इसका मुख्य उपयोग होता है। शूट्स का खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो बांस है वो कटंग बांस कहलाता है, बैम्बूसा बैम्बूस। प्रदेश में ये काफी मात्रा में होता है। ये मोटा बांस होता है, और लेकिन इसके साथ ही इसमें कटीला होने के कारण इसका जो विदोहन है काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बांस जो है मुख्यतः भवन निर्माण, फर्नीचर, बेम्बू पोल्स, पैनल्स इत्यादि में, चारकोल फेंसिंग पोल्स इत्यादि में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका भी रोपण अंतराल असिंचित के लिए 5 बाई 5 मीटर और सिंचित के लिए 5 बाई 4 मीटर लिया जाना चाहिए। दूसरा मुख्य बांस कृषि क्षेत्र के लिए है वो बैम्बूसा बालकुआ है। बैम्बूसा बालकुआ ज्यादातर कृषक कटंग के विकल्प के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये कंटीला नहीं होने के कारण इसका विदोहन आसान होता है। ये मुख्यतः टिश्यू कल्चर पद्धति से इसके पौधों को तैयार किया जा सकता है। इसका रोपण अंतराल भी सामान्यतः असिंचित के लिए 5 बाई 5 मीटर और सिंचित के लिए 5 बाई 4 मीटर लिया जाना चाहिए। इसका उपयोग भवन निर्माण के लिए, फर्नीचर के लिए, पेपर पल्प के लिए, चारकोल के लिए, फेंसिंग पोल्स के लिए और बायोफ्यूल के लिए उपयोगी होता है। ताजी शूट्स मीठी होने से खाद्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस या देशी बांस, ये भी प्रदेश का एक में सामान्यतः वन क्षेत्रों में पाए जाने वाला बांस होता है। यह अच्छी निकासी वाले जल क्षेत्रों में और रेतीली दोमट मिट्टी में बेहतर रूप से विकसित होता है। इसके पौधे सामान्यतः प्रदेश की प्रत्येक रोपनी में प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका रोपण अंतराल असिंचित के लिए 3 बाई 4 मीटर और सिंचित के लिए 3 बाई 3 मीटर लिया जा सकता है। इसका उपयोग मचान के लिए, फेंसिंग के लिए, स्टैकिंग के लिए, बास्केटरी के लिए किया जा सकता है। पत्तियों का उपयोग घर की छतों एवं पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। अगला हमारा बांस है ओलिवेरी या कैच। ये उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा इत्यादि में मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है, लेकिन इसका सफलतापूर्वक प्रदेश के कृषि क्षेत्र में इसका रोपण किया गया है। इसका रोपण अंतराल 3 बाई 4 मीटर असिंचित में और 2 बाई 4 मीटर सिंचित क्षेत्र में किया जा सकता है। सख्त होने के कारण इसका उपयोग मुख्यतः लैंडस्केपिंग, पथ वृक्षारोपण, फर्नीचर इत्यादि में किया जाता है। साथ ही टोकरिया, छाता, मछली पकड़ने की छड़, खेल के सामान इत्यादि के लिए भी यह उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा बांस प्रजाति है स्टॉक्सी। इसका भी सफलतापूर्वक कृषि क्षेत्र में रोपण किया गया है। यह ज़्यादातर भारत के मध्य एवं पश्चिमी घाटों की स्थानीय प्रजाति है और वर्तमान में प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में इसका रोपण सफलतापूर्वक किया गया है। इसका भी रोपण अंतराल असिंचित क्षेत्रों के लिए 4 बाई 4 मीटर तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 3 बाई 4 मीटर होता है। इसका मुख्य उपयोग पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए, भवन निर्माण के लिए, फर्नीचर, बास्केटरी, बांस का कास्ट के विकल्प के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठोस प्रकृति के कारण फर्नीचर उद्योग में केन की स्थान पे भी इसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है। अगली हमारी प्रजाति है वो है डेंड्रोकैलेमस एस्पर। एस्पर का इसका उपयोग रेतीली और अच्छी जल निकास वाली और भारी मिट्टी में रोपण किया जा सकता है। पौधों की तैयारी शाखा से या राइजोम से की जा सकती है। प्रदेश में इसका सफलतापूर्वक रोपण किया गया है। इसकी रोपण अंतराल असिंचित क्षेत्र में 6 बाई 6 मीटर
तथा सिंचित क्षेत्र में 5 बाई 5 मीटर लिया जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः भवन, पुल आदि निर्माण कार्य, पेपर एवं पल्प, चारकोल इत्यादि में किया जा सकता है। हमारी आखिरी प्रजाति है बैम्बूसा वल्गरिस। यह एक मुख्य रूप से ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको अन्य उपयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण कार्यों में, हस्तशिल्प में, फर्नीचर में, पेपर पल्प में, और जो इसकी यंग शूट्स होती हैं उसको खाद्य सामग्री के रूप में भी उपयोग में लिया जा सकता है। कि विभिन्न प्रजम्बुसा टूल्दा और डेंड्रोकलाम क्षेत्रीय उपयोग खेती प्रबंधन में अब बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल बांस कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कारक। बांस रोपण करने के में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो बांस रोपण के लिए स्थल का चयन किया जाना। बांस विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु क्षेत्रों में पनप जाता है, परंतु इसका रोपण मुख्य सामान्यतः अच्छी जल निकासी वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। पहाड़ी ढलानों या घाटियों या नदी या जल स्रोतों के किनारों पर यह अच्छी बढ़त प्राप्त करता है। यह कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई वाले सभी तरह की मिट्टी, दोमट, मुरमिली, लेटराइट, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली, काली मिट्टी में pH 4.5 से 6 तक में इसका आसानी से रोपण किया जा सकता है। इसके लिए बांस की अधिकांश प्रजातियां 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सफलतापूर्वक लगाई जा सकती हैं। बांस को तेजी से विकास के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः खुले क्षेत्रों में बांस रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बांस प्रजातियों के चयन के लिए मुख्य रूप से आप बांस की प्रजाति के उपयोग हेतु उसकी प्रकृति और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। मजबूत बांस फर्नीचर बनाने हेतु स्टॉक्सी, ओलिवेरी, बैम्बूस आदि प्रजातियों का रोपण किया जाना चाहिए। बैम्बू बोर्ड्स और पैनल्स बनाने के लिए बैम्बूस उपयुक्त होता है। अगरबत्ती काड़ी बनाने के लिए बैम्बूसा टुल्डा उपयुक्त होता है। उच्च गुणवत्तापूर्ण बांस के पौधों का क्रय। बांस मिशन योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बांस के पौधों का मिशन द्वारा प्रमाणीकृत रोपनियों से क्रय किया जाना आवश्यक है। इन रोपनियों को राष्ट्रीय बांस मिशन की गाइडलाइन के अनुसार मूल्यांकन कराकर एक्रेडिट किया गया है। वर्तमान में 83 सरकारी एवं 22 निजी बांस रोपनियां एक्रेडिटेड हैं। साथ ही भारत सरकार से TCS, TCP, NCS, TCP प्रमाण पत्र प्राप्त 4 टिश्यू कल्चर लैब्स भी सूचीबद्ध हैं। बांस के पौधों की तैयारी। बांस के पौधों की तैयारी बीजों के माध्यम से भी की जा सकती है। बांस के बीजों की वाइबिलिटी बहुत ही अल्पकालिक होती है। एकत्रित किए गए बीजों को साफ जगह पर संग्रहित करके उनको दिनांकित एवं प्रजातिवार लेबल किया जाना चाहिए। साफ किए गए बीजों को संग्रह के तुरंत बाद बोया जाना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को रात भर सामान्य पानी में भिगोकर तैरते हुए बीजों को हटाया जाना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता के बांस के बीज प्राप्त होने पर राइजोम बैंक तैयार किए जाने चाहिए। राइजोम बैंक बनाने हेतु रोपनियों में मिट्टी चढ़ाकर क्यारियां तैयार की जानी चाहिए। रोपनियों में राइजोम बैंक से राइजोम की कटिंग लेकर नए बांस के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। राइजोम की कटिंग बांस के पौधों की तैयारी में मुख्य तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए रोपनी में उपलब्ध राइजोम बैंक से स्वस्थ राइजोम प्राप्त कर पौधे तैयार किए जाते हैं। ये राइजोम 1 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होना चाहिए तथा सफल अंकुरण के लिए इनसे जड़ें जुड़ी होना चाहिए। शाखा कटिंग से भी बांस के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। शाखा कटिंग प्रसार का एक सरल तरीका है। इस विधि के उपयोग के लिए आदर्श समय मानसून की शुरुआत होती है। विशेष रूप से मानसून से पहले की बारिश के बाद या मानसून की शुरुआत के 3 महीने के भीतर शाखा कटिंग से पौधे तैयार किए जाने चाहिए। यह विधि बैम्बूसा बाल्कुआ, बैम्बूसा वल्गरिस, डेंड्रोकैलेमस स्टॉक्सी आदि प्रजातियों के प्रसार में प्रभावी पाई जाती है। इसमें
जो मोटी दीवार वाले थिक वॉल वाली प्रजातियां होती है, उनसे इस प्रक्रिया से पौधों की तैयारी की जा सकती है। कलम कटिंग के माध्यम से भी पौधे तैयार किए जाते हैं। प्री मानसून अथवा शुरुआती मानसून का मौसम कलम कटिंग के माध्यम से प्रसार के लिए आदर्श समय होता है। परिपक्व कलम 1-2 वर्षीय को स्वस्थ परिपक्व को मदर प्लांट से निकाला जा सकता है। ऊपरी भाग को हटाकर शाखाओं को काटा जाना चाहिए। बीज वाला भाग पौधा तैयारी हेतु उपयुक्त होता है। बांस उगाने की विधि प्रक्रिया की जो विधि है उसमें क्षेत्र तैयारी सर्वप्रथम की जानी चाहिए। जहां बांस रोपित किया जाना हो उसे झाड़ियों, खरपतवार और अन्य घासों से साफ किया जाना चाहिए। खेतों में बांस के पौधों को संरक्षण एवं छाया प्रदान करने के लिए दूर दूर उपलब्ध वृक्षों को न हटाया जाए। रोपण के 3 सप्ताह पूर्व मिट्टी की गहरी जुताई और मिट्टी को भुरभुरा एवं समतल कर देना चाहिए। बांस के खेतों में फ्लाई ऐश का उपयोग मिट्टी को समृद्ध करने के लिए कंडीशनर के रूप में किया जा सकता है। रोपण कार्य। रोपण हेतु खेत में सीधी लाइन पर सामान्यतः 4 मीटर के अंतराल से गड्ढे बनाए जाने चाहिए। गड्ढों का साइज सामान्यतः 45 बाई 45 बाई 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। उचित वृद्धि के लिए इन गड्ढों को खाद एवं उर्वरक से समृद्ध मिट्टी से भर देना चाहिए। रोपण के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से दबाकर स्प्रिंकलर अथवा ड्रिप से सिंचाई करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में सामान्यतः 4 बाई 4 मीटर के अंतराल पर 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। रोपण वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के 1 सप्ताह के भीतर सिंचाई व्यवस्था होने पर अक्टूबर या फरवरी मार्च में पर्याप्त सिंचाई के साथ किया जाना चाहिए। प्रारंभिक 2 वर्षों तक गर्मियों में प्रति माह कम से कम 2 बार सिंचाई की जानी चाहिए। शीत ऋतु में कम से कम 1 सिंचाई की जानी चाहिए। सामान्यतः तृतीय वर्ष से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। सिंचाई की आवश्यकता बांस प्रजाति पर भी निर्भर है, जैसे डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस देसी बांस या लाठी बांस, कटंग बांस वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जबकि हैमिल्टोनी, स्टॉक्सी, एस्पर और टुल्डा आदि प्रजातियों में सिंचाई की आवश्यकता प्रतीत होती है। खाद एवं उर्वरक। बांस के पौधों को बढ़ने के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है। उर्वरकों का उपयोग अच्छी गुणवत्ता एवं उपज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ हरी खाद, जैविक खाद, लकड़ी की खाद आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। रोपण के दौरान अथवा 1-2 महीने के उपरांत प्रति पौधा 50 ग्राम NPK, आधा किलो नीम की खली, 5 किलोग्राम जैविक खाद का उपयोग किया जा सकता है। इसके उपरांत अगली बरसात के शुरुआत में खाद एवं उर्वरक का समान मात्रा में दूसरा अनुप्रयोग किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार तीसरे वर्ष में खाद एवं उर्वरक का तीसरा अनुप्रयोग किया जा सकता है। बांस के खेत में गिरी हुई बांस की पत्तियों को वर्ष में 2 बार जुताई कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इस प्रकार यह पत्तियां प्राकृतिक खाद के रूप में मिट्टी को पोषण प्रदान करती हैं। निंदाई एवं गुड़ाई। खेत में खरपतवार नियंत्रित करने एवं मिट्टी को नमी युक्त तथा भुरभुरी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से निंदाई एवं गुड़ाई की जानी चाहिए। रोपण के बाद 1 वर्ष तक हर माह पौधे के आसपास घास व खरपतवार की निंदाई की जानी चाहिए। दूसरे वर्ष जनवरी-फरवरी माह में पौधों के आसपास 2 मीटर के घेरे में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी गुड़ाई करना चाहिए। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में भी देखभाल की जानी चाहिए। रोपण के पहले 3 वर्षों तक पौधे की उचित देखभाल करने से राइजोम एवं शूट्स अच्छी वृद्धि प्राप्त कर स्थापित हो जाते हैं। बांस की सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण। बांस की पत्तियों एवं शूट्स की पशुओं द्वारा चराई से सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए फेंसिंग अथवा बागड़ लगाई जानी चाहिए। अग्नि सुरक्षा इसका के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। झाड़ियों, घास एवं बांस की सूखी पत्तियों की रोपण स्थल के चारों ओर कम से कम 5 मीटर की चौड़ाई में सफाई की जानी चाहिए। नियमित छटाई एवं सफाई के साथ उचित रखरखाव से बांस के कीटों को बचाया जा सकता है। फंगल संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए ब्लाइटेड कलम को काटना एवं हटाना, मृत भिर्रों एवं सूखी पत्तियों को सफाई करना तथा नियमित गुड़ाई करना आदि उपायों को अपनाया जाना चाहिए। कुछ बांस की प्रजातियों में कवक रोग, फंगल डिजीज जैसे काला धब्बा आदि बांस के शूट्स को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में कीट आदि लग सकते हैं। इनके उपचार हेतु निकट के कृषि विज्ञान केंद्रों से परामर्श लेकर कवकनाशक, फंगिसाइड और कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया जाना चाहिए। रोपण के प्रथम वर्ष में बांस के साथ खरीफ में सोयाबीन, मक्के की फसल तथा रबी मौसम में चना, गेहूं आदि फसल ली जा सकती है। गर्मियों में बैंगन, गुआरफली इत्यादि
सब्जियों की फसल ली जा सकती है। तीसरे वर्ष से छांव में पनपने वाली फसलें जैसे अदरक, हल्दी, खीरा, ककड़ी, कद्दू आदि रोपित की जा सकती है। बांस के अत्यधिक बढ़ जाने की स्थिति में मशरूम, कुंदरू इत्यादि भी उगाए जा सकते हैं। बांस की कटाई छटाई। पोषक तत्वों एवं बढ़त के स्थान की कमी होने से बिर्रे आपस में गुंज जाते हैं, अतः बिर्रों के स्वास्थ्य एवं बांस के विधोहन को सुविधाजनक बनाने के लिए क्लम्प कंजेशन, बांस के गुंज जाने का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। यह उपचार कार्य कम से कम 2 वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए। कटाई में आसानी के लिए निचली शाखाओं की छटाई की जा सकती है। यह बैम्बूसा बैम्बूस, बैम्बूसा बाल्कुआ, नूटन्स, हैमिल्टोनी आदि प्रजातियों के लिए आवश्यक है। इनमें निचले नोट्स पर अधिक शाखाएं होती है। वृद्धि के दूसरे एवं तीसरे वर्ष में हल्की छटाई की जा सकती है और चौथे वर्ष में गहन छटाई की शुरुआत की जा सकती है। दिसंबर एवं जनवरी के माह में छटाई एक आदर्श समय होता है। अब बांस का विदोहन। बांस का विदोहन रोपित की गई प्रजातियों पर निर्भर करता है। आमतौर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वृक्षारोपण के 5वें-6वें साल में विदोहन संभव होता है। बांस के कलम की कटाई मानसून के बाद गर्मियों तक की जा सकती है। मानसून में बांस की कटाई नहीं की जानी चाहिए। बांस की आयु परिपक्वता का आकलन हेतु कलर कोडिंग। बांस कलम की आयु की पहचान शाखाओं और पत्तियों के विकास, कलम के बाहरी रंग, नए कलम की स्थिति आदि के आधार पर की जा सकती है। सामान्यतः बिर्रे की परिधि पर नए कलम तथा बिर्रे के बीच में परिपक्व बांस पाए जाते हैं। अलग अलग रंगों से कलम की आयु अनुसार कलर कोडिंग की जानी चाहिए। पहले वर्ष के दौरान पूर्ण ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उन्हें पेंट से चिन्हित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में रोपण के पहले वर्ष के बांस पर लाल रंग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में पीले, तीसरे वर्ष में नीले तथा चौथे वर्ष में काले रंग का उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि चौथे वर्ष तक पहले वर्ष के बांस कटाई के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए 5वें वर्ष के कलम में रंगों को दोहराया जा सकता है। विदोहन कार्य की प्लानिंग बिर्रे के केंद्र से परिधि तथा विदोहन परिधि से केंद्र की ओर करना चाहिए। बिर्रे के सभी मृत एवं सूखे बांसों को हटा देना चाहिए। पुराने एवं क्षतिग्रस्त, विकृत, रोगग्रस्त बांस को बिर्रे के केंद्र से हटा देना चाहिए। करला 1 साल का बांस, महिला 2 साल पुराना बांस को किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाना चाहिए। 4 वर्ष से अधिक बांस पुराने बांस को यदाकदा ही छोड़ना चाहिए। पुराने बांस को बीच में एवं युवा बांस को परिधि में रखा जाए। बिर्रे में छोड़े गए बांस के बीच पर्याप्त अंतराल बनाए रखना चाहिए। हरे बांस को परिधि से न हटाया जाए, वे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त टूटे हों, जिससे बिर्रे का सपोर्ट बना रहे। एक पूर्ण स्थापित बिर्रे से आदर्श रूप से नए बांस के बराबर ही पुराने बांस निकालने चाहिए। इसके उपरांत न्यूनतम छोड़े जाने वाले बांस की संख्या को ध्यान में रखते हुए शेष बांसों का विदोहन निम्नानुसार किया जाना चाहिए। एक बिर्रे में रोके जाने वाले बांसों की न्यूनतम संख्या स्थल गुणवत्ता के आधार पर निम्नानुसार रहेगी। प्रथम श्रेणी 20 बांस, द्वितीय श्रेणी 15 बांस, तृतीय श्रेणी 10 बांस। विदोहन की प्रक्रिया 2 तरह की हो सकती है। फसल की कटाई की सुरंग प्रणाली टनल सिस्टम कहलाता है। इस विधि में बिर्रे के एक छोर से दूसरे छोर तक 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई में एक सुरंग बनाई जाती है। सुरंग बिर्रे के अंदर तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। विदोहन कार्य आसानी से करने में सहायक होती है। यह विधि बिर्रे में स्वस्थ बांस रखते हुए परिधि को कमजोर एवं अविकसित बांस को हटाने के लिए भी उपयोगी होती है। दूसरी जो विधि होती है हॉर्सशू प्रणाली कहलाती है। इस विधि में बिर्रे में घोड़े की नाल के पैटर्न में या उल्टे वी के आकार में बिर्रे के घने हिस्से के विपरीत ओर से जगह बनाकर विदोहन कार्य प्रारंभ किया जाता है। सभी पुराने सूखे एवं क्षतिग्रस्त बांस निकाल दिए जाते हैं तथा केवल 1 से 3 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ बांस समान दूरी पर उचित संख्या में छोड़े जाते हैं। इस प्रकार बांस में उचित स्पेसिंग बनाए रखने से कलम्स का विकास होता है। बांस के अंतिम उपयोग के अनुसार विदोहन की उपयुक्त आयु निम्नानुसार है। खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए 30 दिन के भीतर के छोटे शूट्स अत्यधिक उपयोगी होते हैं, जिनमें 90% से अधिक नमी होती है। टोकरी, रस्सी और अन्य प्रकार के हस्तशिल्प उत्पाद बनाने के लिए 1 वर्ष तक के युवा शूट्स या 1 वर्ष तक के बांस उपयोगी होते हैं।
टोकरी, चटाई इत्यादि बनाने के लिए 1 से 2 वर्ष तक के बांस उपयोगी होते हैं। फर्नीचर उत्पाद, पेपर पल्प इत्यादि के लिए 2 से 3 वर्ष के बांस उपयोगी होते हैं। संरचनात्मक उपयोग, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि के लिए 4 वर्ष के परिपक्व बांस उपयोगी होते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सही स्थल और प्रजाति चयन, पौध तैयारी, खेत की देखभाल, खाद सिंचाई, अंतर्वर्ती फसलें, रोग नियंत्रण और उपयुक्त कटाई छंटाई से बांस उत्पादन सफल होता है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस पाठ्यक्रम में हमने जाना बांस एक अद्भुत, बहुपयोगी और तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। बांस की अनुकूलन क्षमता, जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित रहना और अंतर्वर्ती फसलों से अतिरिक्त आय से किसानों के लिए लाभकारी बनाते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण पौधे रोपण हेतु अनुदान, प्रसंस्करण इकाइयां, विपणन अधोसंरचना और प्रशिक्षण किसानों व शिल्पियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। बांस की प्रमुख प्रजातियों की पहचान, उनकी उपयुक्तता और उनके विभिन्न उपयोग खेती को सफल और आर्थिक रूप से लाभकारी बनाते हैं। बांस की खेती में स्थल व प्रजाति चयन, पौध तैयारी, खेत की देखभाल, खाद सिंचाई, अंतर्वर्ती फसलें और उपयुक्त कटाई छंटाई का पालन करना आवश्यक है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर।